नमस्कार साथियों। आज मैं मेरे राजनीति विज्ञान के उन विद्यार्थियों का आधा घंटा लूंगा कम से कम, जो आरपीएससी द्वारा कल घोषित की गई स्कूल लेक्चरर की जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी की तैयारी कब शुरू करें, कैसे करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, इन सब मैं मुद्दों पे आपसे चर्चा करूंगा। कोशिश ये करूंगा कि बीच बीच में आपने जो क्वेश्चंस डाले थे या आप जो आपके क्वेरीज हैं उनको भी देखता चलूं और उनके साथ में जवाब देता जाऊं। दोस्तों, पद आपके पास राजनीति विज्ञान में 225 है। आप प्रशंसा करेंगे तो ही 225 है और आलोचना करेंगे तो भी 225 ही है। अगर आप बैकलॉग की चर्चा करेंगे तो भी वो उतने ही पद रहेंगे, और नहीं करेंगे और तैयारी में लग जाएंगे तो ही पद उतने ही रहेंगे। आप ये कह के कि ये तो बैकलॉग आ गया, ये वो गालियां देंगे, इससे अच्छा है कि आप अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं पदों को लेके और तैयारी में जुट जाएं। आगे वही रहेंगे जिन्होंने आज से ही तैयारी शुरू कर दी है या पहले से जिन्होंने तैयारी शुरू कर रखी थी। मेरे पास कल से जब से ये विज्ञप्ति आई है, वो फोन कॉल्स ज्यादा आए हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों के फोन कॉल्स ज्यादा आए हैं जो तैयारी छोड़ना चाहते हैं। तो प्लीज आप भी पॉजिटिव रहिए और मेरे पास वो पॉजिटिव अभ्यर्थी फोन करें जो तैयारी करना चाहते हैं। मैदान छोड़िए मत, चीजें कब बदल जाए पता नहीं चलता। अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो चीजें आपके पक्ष में हो जाएगी बहुत जल्दी, लेकिन अगर आप नकारात्मक हो गए और आपने ये पूरा मैदान ही छोड़ दिया, क्विट कर दिया आपने तैयारी वाला, तो आप करेंगे क्या? भी आपको ले दे के सबसे पहले तो आप ये निर्णय कर लीजिए कि आपको तैयारी करनी है या नहीं करनी। नहीं करनी है तो कोई नया रास्ता देखिए, और आज एक दो दिन में दीपावली तक आप निर्णय कर लीजिए भी आपको रीट की तैयारी करनी है, ग्रेड सेकंड की तैयारी करनी है या ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करनी है। आपके सामने दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो जनवरी में होने वाली रीट है और दूसरा ऑप्शन है ये स्कूल लेक्चरर की जो भर्ती आई है, जिसकी अभी परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई है। तो आप इन दोनों में से पहले तो ये निर्णय कीजिए, फिर आपको जिस भर्ती परीक्षा पे कॉन्फिडेंस है किसी भी ग्रेड के ऊपर, आप उसकी तैयारी में लग जाइए। हाँ, ये है कि जो दीपावली तक ये निर्णय कर लें या जिन्होंने पहले से निर्णय कर रखा है और अडिग है अपने इरादों के ऊपर कि मुझे तो स्कूल लेक्चरर ही बनना है, उनके लिए फिर आगे आने वाला आधा घंटा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं न कोई मोटिवेशनल बातें करूंगा, न मैं भर्ती कम है ज्यादा है इस पे बोलूंगा, परीक्षा कब होगी इस पे भी नहीं बोलूंगा, लेकिन आपके कामयाब होने के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा करूंगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि अब से मुझे वही देख रहे हैं, वही सुन रहे हैं जो स्कूल लेक्चरर की तैयारी के लिए बिल्कुल अडिग हैं अपने इरादों के ऊपर, जिनके इरादे बिल्कुल ठोस हैं। तो तैयारी की शुरुआत की चर्चा करूं, मैं उससे पहले बता दूं कि मैं अगले आधे घंटे तक आपका जो कीमती समय लूंगा उनमें किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा करूंगा। मैं चर्चा करूंगा आरपीएससी का जो सिलेबस है स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस का, उसके ऊपर। मैं तैयारी की रणनीति के ऊपर चर्चा करूंगा। मैं एग्जाम का जो पैटर्न है और क्वेश्चंस की जो नेचर आती है पॉलिटिकल साइंस में, उसके ऊपर चर्चा करूंगा। मैं उस मटेरियल की चर्चा करूंगा जो आपको पढ़ना है। तो इन 5-6 टॉपिक को समेटते हुए और मैं आगामी आधे घंटे में आपका जो कीमती समय है वो लूंगा। एक एक करके चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं जो आरपीएससी का राजनीति विज्ञान का जो सिलेबस है उसकी चर्चा कर लेता हूं। आपका जो सिलेबस है वो दोस्तों 3 भागों में बंटा हुआ है, यानी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। 12th लेवल का है, यूजी लेवल यानी ग्रेजुएशन लेवल का है, और पीजी लेवल यानी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है।
और ये भी दिया हुआ है कि ये जो मैटर आएगा ये 60% आएगा, ये जो मैटर आएगा ये 30% आएगा, और ये जो मैटर आएगा वो 10% आएगा। लेकिन ये डिवाइडेशन ये दो है ना, 60, 30 और 10 वाला, और ये 12th यूजी और पीजी वाला, ये आपके काम नहीं करता। ये सिर्फ थेरेटिकली है। बी प्रैक्टिकली जब पेपर आता है तो आपका जो पेपर का पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न और क्वेश्चन की नेचर है, वो अधिकांश पीजी लेवल की आती है। 12th के 60 क्वेश्चंस का मतलब है कि आपके 80 क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से आने चाहिए, 11th और 12th की एनसीईआरटी में से, लेकिन वो तो नहीं आते। वहां से मुश्किल से 10-15 क्वेश्चन वो भी घुमा फिरा के आते हैं, बड़ी मुश्किल से। अधिकांश जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पीजी लेवल के आते हैं। अगर 130 क्वेश्चंस अपन माने जो पॉलिटिकल साइंस में आएंगे आपके 150 में से, क्योंकि आपका पेपर सेकंड है वो 150 क्वेश्चंस का है, 150 क्वेश्चंस का है और 300 नंबर का है, उसमें से 100 क्वेश्चन आपके इस लेवल के आते हैं, पीजी लेवल के। खैर, एक तो ऐसे बंटवारा किया हुआ है। दूसरा बंटवारा, एक और बंटवारा हम कर लेते हैं, वो किस प्रकार किया है उसकी और चर्चा कर लेते हैं। एक बंटवारा है पॉलिटिकल थॉट है, आपके पॉलिटिकल थ्योरी है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, तुलनात्मक राजनीति जिसको आप बोलते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। एक है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, और एक है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। एक बंटवारा ये भी है। ये जो पॉलिटिकल थॉट वाला है, इसमें से आपके 18 से लेके और लगभग 20 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें वेस्टर्न और इंडियन दोनों को शामिल कर लीजिए, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और भारतीय राजनीतिक विचारक। थ्योरी में लगभग आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस में 15 से लेके और 20 तक क्वेश्चन बनते हैं आपके। आईजीपी है, ये भी आपके लगभग 22 से लेके और 25 क्वेश्चन तक रोकती है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में आता है, जिसको आप सबसे सिंपल और आसान मानते हैं, और आपके लिए राजनीति विज्ञान का तात्पर्य यही है, वो है भारत का संविधान। बिल्कुल ये मानते हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग 45 क्रॉस कर जाते हैं, नहीं 45 के एवरेज से क्वेश्चंस आते हैं। ये इस प्रकार का बंटवारा है। हाँ, इस बंटवारे में कई बार ये 35 तक पहुंच जाता है। ऐसे करके ये टोटल आपके हैं, ये इस प्रकार का बंटवारा, बड़ा बड़ा बंटवारा। हालांकि हर एग्जाम में ये चीजें कभी 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन यहां वहां हो जाते हैं, कोई फिक्स बंटवारा नहीं है, लेकिन बड़ा बड़ा बंटवारा ये है। इसका मतलब आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आईजीपी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में से, और 2 नंबर पे है पॉलिटिकल थ्योरी, 3 नंबर पे है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, 4 नंबर पे है पॉलिटिकल थॉट, और सबसे कम क्वेश्चन आते हैं कंपैरेटिव में, लेकिन सबसे अच्छा यही है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी यही है। तो एक मैंने कहा इस प्रकार का बंटवारा है आपके। तो आप इन सब को समेटते हुए तैयारी करते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांस उतने ही ज्यादा है। तो हमने ये चर्चा की सिलेबस की। अब आया क्या सिलेबस में चेंजेस आते हैं क्या? देखिए, कोई 100% कोई ऐसा नहीं है कि चेंजेस आती हैं। कई बार आरपीएससी चेंज कर देती है, कई बार आरपीएससी सिलेबस में चेंज नहीं करती। अगर चेंज होता भी है तो आपका ये मानिए कि 10 से 1% और बहुत हद मार के 15% है वो सिलेबस चेंज होता है, कोई मेजर चेंजेस नहीं आते। कई बार तो होता ही नहीं है, होता है 10-15% चेंजेस आते हैं। तो हमने शुरुआती चर्चा की वो सिलेबस की। अगली जो बात करेंगे हम वो एग्जाम पैटर्न और क्वेश्चंस की नेचर के ऊपर करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम होता है उसकी नेचर क्या है, उसका पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न और क्वेश्चंस नेचर। देखिए, 2016 तक और विशेष करके 2016 का पेपर, उसने ये बताया कि राजनीति विज्ञान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। लेकिन उसके बाद 2018, 20, 22, 23 एक असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत एजुकेशन, स्कूल लेक्चर के एग्जाम्स, इन सब ने ये बताया है कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो बहुत ज्यादा टफ हो गया है और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न हो गया है।
क्वेश्चंस की नेचर बिल्कुल चेंज हो चुकी है, इसकी प्रकृति बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब चेंजेस आए क्या हैं? फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं, जिनको हम तथ्यात्मक क्वेश्चन कहते हैं। तथ्य भी लेटेस्ट आते हैं, और समसामयिक आते हैं, कंटेम्परेरी आते हैं। जो राजनीति विज्ञान आपने पढ़ी है वो पोस्ट मॉडर्निज्म तक, सॉरी पोस्ट बिहेवियरिज्म तक आके रुक जाती है, उत्तर आधुनिकतावाद तक आके रुक जाती है। उत्तर आधुनिकतावाद की जितनी भी धाराएं हैं तो 1970 के बाद आई है। अधिकांश क्वेश्चंस उसी के ऊपर आते हैं। वो जस्टिस के बारे में, न्याय के बारे में क्या कहती है, वो लिबर्टी स्वतंत्रता के बारे में क्या कहती है, इक्वलिटी समानता के बारे में क्या कहती है, राइट्स अधिकारों के बारे में क्या कहती है। तो ये सारे जो नए अवधारणाएं उभर के आई हैं 1970 के बाद, उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, विशेष करके कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस में और पॉलिटिकल थियरी में। तो समसामयिक मुद्दों के ऊपर, समसामयिक मुद्दे नहीं, करंट के इश्यूज नहीं, समसामयिक मुद्दे 40-50 साल में राजनीति विज्ञान का जो नया स्वरूप उभर के आया है पिछले 50 साल में, पोस्ट बिहेवियरिज्म के बाद, जो आपकी बुक्स में आपने बहुत ही कम पढ़ा है। आपने जो अंतिम में मुद्दे पढ़े थे वो आइडियोलॉजी में भी शायद आप मार्क्सवाद से आगे नहीं गए। नारीवाद बहुत कम लोगों ने पढ़ा है, पोस्ट उत्तराधुनिकतावाद बहुत कम लोगों ने पढ़ा है, ये इस्लामवाद बहुत कम लोगों ने पढ़ा है। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ये विभिन्न थियरी के अंदर वो आते हैं। तो खैर मैं कह, तथ्यात्मक ज्यादा हो गया, लेटेस्ट है, समसामयिक है, और ये कथन कारण वाले क्वेश्चन कम हो गए। समझ आधारित क्वेश्चन है वो भी कम हो गए, क्योंकि इनके ऊपर विवाद के चांस रहते हैं। फैक्ट्स के ऊपर कोई विवाद नहीं होता, फैक्ट्स ही बड़े ही ऐसे रट्टू वाले आते हैं। तब आपको करना क्या होता है कि आपको तथ्यों को रटना होता है, बहुत सारी चीजों को समझना होता है, उनको याद भी रखना होता है बार बार करके। तो पहले तो कई बार कुछ एक पैटर्न ये था कि आप अगर समझ है विषय की तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब अकेली समझ से भी काम नहीं चलेगा, अब आपको रटना भी पड़ेगा, रटने से भी काम नहीं चलेगा, आपको समझना भी पड़ेगा। तो अब तथ्यों और अवधारणाओं दोनों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा और रटना भी पड़ेगा, उसको याद भी रखना पड़ेगा, बार बार लिख लिख के याद करना पड़ेगा, तब जाके और आपका काम चलेगा। तो मैंने कहा ये चेंजेस आए हैं। इसके बाद एक नया चेंजेस ये आया है कि हर एक क्वेश्चन है वो मल्टी डायमेंशनल हो गया है, और उसके बहुत सारे एस्पेक्ट आपको देखने पड़ते हैं। सीधा ये नहीं बेचते कि जो निम्नलिखित 4 ऑप्शन हैं उनमें से कोई एक बताओ। वो ये लिखते हैं कि 1 2 3 4, एक सही है, 1 और 2 सही है, सारे सही है, 2 और 3 सही है, ऐसे करके, और उसी के आगे और पार्ट कर देते हैं ये। तो इसी हिसाब, और उसमें बहुत सारे फैक्ट्स डाल देते हैं। तो आपको बहुत विस्तृत अध्ययन करना पड़ता है हर एक टॉपिक का। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन नेचर और एग्जाम पैटर्न जो बताया है, ये राजनीति विज्ञान का पिछले 2018 से लेकर अब 2024 चल रहा है। सभी एग्जाम में सेम ही पैटर्न है, और उम्मीद करेंगे आगे भी यही पैटर्न रहेगा। आज राजस्थान के जो विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, वो ऑल इंडिया में सबसे अच्छी किताबें पढ़ के सबसे अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ऑल इंडिया लेवल का कोई सा एग्जाम करवा दो, मैं आज ये लिख के देता हूं कि राजस्थान के विद्यार्थी उस एग्जाम की कम से कम 30% सीटें रोक लेंगे, राजनीति विज्ञान वाले, बशर्ते कि उस एग्जाम का संबंध राजनीति विज्ञान से हो। तो आज इस लेवल की तैयारी करते हैं राजस्थान के स्टूडेंट्स। और क्यों? ये इसका कारण ये है कि पेपर इसी लेवल के आते हैं। पेपर का लेवल अगर टफ हो गया है तो विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ने का तरीका, उसका पैटर्न, समझने का तरीका, वो भी तो सारे चेंज कर लिए हैं। उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने खुद को भी मॉडिफाई कर लिया है, जिस हिसाब से एग्जाम मॉडिफाई हुआ है। तो और मैंने कहा कि बहुत ही टफ पेपर आता है। यही कारण है कि इस बार आपने देखा कि बैकलॉग आया है। राजनीति विज्ञान में 225 पद आए, उसमें बैकलॉग की है अधिकांश पद। अब ये बैकलॉग आया क्यों है? बैकलॉग का कारण ये है कि एक मिनिमम क्राइटेरिया है पास करने का कि आपको ईच पेपर में 40% लेके आने हैं। 40% ईच पेपर में लाएंगे, प्रत्येक पेपर में, तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे। तो एसटी और एससी कैटेगरीज, उनके लिए 5% की छूट है। वो
और वो 35% उनके लिए मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है, 35% वो प्राप्त नहीं कर पाइए, पद खाली रह गए। पिछली बार जितने पद थे वो भरे ही नहीं गए, राजनीति विज्ञान में पद खाली रह गए, यही कारण था पद भरे नहीं गए, इस बार बैकलॉग आ गया। दूसरा, ओबीसी के भी हालात ये हैं कि ओबीसी के जो मेरिट गई थी वो इसके मिनिमम गई थी 40%। ये ईडब्ल्यूएस के हालात हैं। जनरल में जो कि ओबीसी एससी एसटी सारे आ जाते हैं, उसकी मेरिट थोड़ी ज्यादा जानी थी। तो मैं कह रहा था चाहे वो ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, ये अपने मिनिमम के आसपास इनकी मेरिट रहती है, इनके 2-4% ऊपर रहती है। यानी आप 45-50% स्कोर के ऊपर आप सेफ हो जाते हैं आप। ये है हालात, ये है एग्जाम का पैटर्न, ये है क्वेश्चंस के टफ नेचर्स, और ये विस्तृत रूप से आता है। ये नहीं है कि एक बार शुरू कर दिया जैसे 2016 में कि इंडियन पॉलिटी के सारे क्वेश्चन डाल दिए एक साथ लाइन से ही, तो जिन्होंने इंडियन पॉलिटी रट रखी थी वो सारे बन गए, और जिन्होंने विस्तृत अध्ययन किया था वो रह गए। अब वही बनता है जिसने विषय को जिया है, जिसने विषय को गहराई से पढ़ा है, और जिसने विषय के साथ न्याय किया है। आजकल राजनीति विज्ञान उसी के साथ न्याय करती है। तो खैर, ये इस मुद्दे पे अपनी चर्चा चली, लेकिन ऐसा कुछ टफ भी नहीं है। अगर आप लगातार सतत रूप से लगे रहते हैं तो आप हर चीज के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये तो राजनीति विज्ञान का विषय है, आप इसको भी समझ सकते हैं अच्छी तरह से, और इसमें भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आप थोड़े से लेटेस्ट जो चीजें हैं उनसे आप टच में रहें, आप समसामयिक मुद्दों को देखते रहें। अब मैं आता हूं कि जो बुक्स हैं और जो मटेरियल है वो क्या है। तो पुस्तकों की चर्चा करते हैं। जिनको सिलेक्शन करवाना है वो तो यहां ध्यान देंगे। बुक्स में मैं एक एक करके बता देता हूं। सबसे पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की चर्चा करेंगे। देखिए, जो पढ़ सकते हैं वो सुशीला रामास्वामी पढ़े, जो शुरुआत कर रहे हैं वो ओपी गाबा देखें। फिर चर्चा करते हैं इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स या थॉट, जो भी आप कहें, थिंकर्स कह लेते हैं, भारतीय राजनीतिक विचारक। इसमें आप एक बार पुखराज जी जैन को देख लें। फिर आ गई पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें आप ओपी गाबा से शुरुआत कर सकते हैं। ओपी गाबा जी की पुस्तक है राजनीति सिद्धांतों की रूपरेखा। हालांकि क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन समझ के लिए बड़ी अच्छी किताब है, राजनीति सिद्धांतों की रूपरेखा। एन इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थियरीज। राजनीति सिद्धांतों के ऊपर ही एक पॉलिटिकल थ्योरी की पुस्तक और आती है, वो है राजीव भार्गव जी की। ये डीयू के प्रोफेसर हैं, इनकी भी एक पुस्तक आती है राजनीति सिद्धांतों पे। ये समकालीन राजनीति सिद्धांत है, इनके ऊपर भी आप इन दो पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो एंड्रयू हेवुड की पॉलिटिक्स भी देख सकते हैं, एंड्रयू हेवुड की पॉलिटिक्स। इसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस पे आते हैं। इसमें आप C.B. गेना जी, इनकी पुस्तक देख सकते हैं। इसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पुस्तक महेंद्र कुमार देख ले आप। लेकिन इसके साथ साथ एक पुस्तक आपको और देखनी पड़ेगी जिसमें से आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, वो है एंड्रयू हेवुड की ग्लोबल पॉलिटिक्स। उसके हिंदी वर्जन भी आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, यानी किसी ने कर रखे, डाल के रखे होंगे, हमने भी डाल रखा है। और जो मेरे टेलीग्राम चैनल उस पर कहीं आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस विद डॉक्टर बेनीवाल के ऊपर, एंड्रयू हेवुड की ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब सबसे जो
टफ वाला काम है वो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जिसको आईजीपी बोलते हैं। आईजीपी के ऊपर आपको एक तो भारत का संविधान है वो मूल रूप में पढ़ना पड़ेगा, भारत का संविधान। दूसरा, आपको भारत के संविधान के अलावा एक और कोई एक सिंपल पुस्तक जो आपके पास पड़ी है, नई मत खरीदना, जो भी है वो पढ़ लें आप। तो आप इनका सहारा ले। आप, मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि आप इन ऑथेंटिक मूल पुस्तकों को पढ़ें। बार बार जब चर्चाएं होगी तब मैं आपको एस.एल. वर्मा की उन किताबें वो भी आपको बताऊंगा। एस.एल. वर्मा की किताबें भी ठीक हैं, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत एस.एल. वर्मा है, एस.पी. वर्मा है, आप ये भी पढ़ सकते हैं राजनीतिक सिद्धांतों के ऊपर, एस.एल. वर्मा और एस.पी. वर्मा। लेकिन आप एक बार इनको पढ़िए, फिर टाइम हो तो उन पुस्तकों पर भी ध्यान दीजिए। हाँ, शुरुआत आप इन सिंपल पुस्तकों से कर सकते हैं। ये जब समझ में आ जाए फिर आप थोड़ी सी गंभीर पुस्तकें भी ले सकते हैं, क्योंकि जो पेपर का पैटर्न और एग्जाम क्वेश्चंस की नेचर है वो बड़ी थोड़ी सी बदल गई है। अब जो मेरे भाई बहन ये सोच के तैयारी कर रहे हैं कि हम कोई गाइड पढ़ लेंगे या हम कोई एक ही पुस्तक पढ़ के काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और ये भी दिमाग से निकाल दो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल साइंस नहीं है, वो भारत का संविधान उसका एक पार्ट है, जिसमें से 20-25 क्वेश्चंस आते हैं और वो भी बड़े टफ आते हैं। तो आप इनके अकॉर्डिंग तैयारी करें। इसके अलावा और कोई मटेरियल, तो ये फिर सेकेंडरी है मटेरियल, चाहे वो हम उपलब्ध करवाते हैं मॉड्यूल्स के रूप में कलाम एकेडमी, या कोई भी मेरे और साथी उपलब्ध करवाते हैं, उनको सेकेंडरी रखो। हाँ, अगर कोई ये कहता है कि मेरे जो नोट्स हैं या मैंने जो कह दिया वो रामबाण है या उनसे बाद में दुनिया खत्म हो जाती है, तो वो सब गलत कह रहे हैं। देखिए, हमने लगभग कलाम एकेडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने 14 बुकलेट तैयार कर रखी है पूरे सिलेबस को लेके पॉलिटिकल साइंस के, और वो 2500 पेज में, हालांकि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समाहित हैं। और हर एक एग्जाम के बाद हम उस पूरे मटेरियल को रिवाइज करते हैं। 2500 पेज का मैटर बता रहा हूं आपको। और अभी 2 पेपर हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत कॉलेज एजुकेशन। उनमें दोनों में 600 क्वेश्चंस आए हैं। हमने स्कूल लेक्चर का सिलेबस देख के और उसके अकॉर्डिंग उनमें से क्वेश्चन उठाए हैं और पूरे नोट्स को रिवाइज किया है उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि हर बार थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज होके आ रहा है। उसके बावजूद भी हम दावा नहीं करते कि हमारे जो हैं मॉड्यूल्स और हमारे जो नोट्स हैं उनमें से 100% आ ही जाएंगे क्या। तो देखिए, आप मुझ पे तो कम से कम विश्वास मत कीजिए कि मेरे मैटर में से 100% आ जाएगा, और किसी में से नहीं आता। हाँ, इनमें से अगर आप पढ़ते हैं और खुद के नोट्स बनाते हैं तब आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि देखिए, अकेले सिर्फ रटने से नहीं काम चलेगा, आपको इन बुक्स को पढ़ के और चीज़ों को समझना भी पड़ेगा और स्वयं के नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। चाहे मेरे नोट्स हों, चाहे मेरे किसी और साथी के नोट्स हों, वो आपकी सहायता जरूर कर देंगे। तो आप सहायता के लिए उनको एडिशनल अपने साथ रखें। कई बार क्या होता है, हूबहू टॉपिक आपको नहीं मिलता, तो थोड़ा सा क्या होता है कि हमने मेहनत कर रखी होती है, वो मेहनत आपके काम आ जाती है, कभी वो फलीभूत भी हो जाती है। तो उनका आप द्वितीयक या गौण लेवल के ऊपर यूज करें। प्राथमिक रूप से तो आप पुस्तकें ही पढ़ें आप। तो ये तो मैंने आपको बुक्स के ऊपर और मटेरियल के ऊपर चर्चा की। अब अपन और मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये बुक्स अगर याद नहीं रहती है तो। अब चर्चा करेंगे तैयारी की रणनीति क्या हो। रणनीति आपके 2 पेपर हैं। मैं आप पेपर फर्स्ट की चर्चा नहीं करूंगा, एक आपका पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इस पेपर के बल पे सिलेक्शन करवा लेंगे तो आप गलतफहमी की शिकार हैं। जब पद कम होते हैं तब आपको दोनों पेपर्स की तैयारी अच्छी तरह से करनी होती है, और न केवल दोनों पेपर्स की तैयारी करनी होती है बल्कि इनमें जितने भी टॉपिक्स हैं और जितने भी सब सब्जेक्ट हैं
जैसे मैं फर्स्ट पेपर की चर्चा करूं, पेपर फर्स्ट की, उसमें मैथ्स है, थोड़ा रीजनिंग है, इंग्लिश और हिंदी के रूप में लैंग्वेज है उसके अंदर, उसके बाद साइंस है, उसमें पॉलिटिकल साइंस है, उसमें 4-5 क्वेश्चन उसके आएंगे, एजुकेशन साइकोलॉजी है, एजुकेशन मैनेजमेंट है। इन सब की आप तैयारी करके जाएं, आप किसी भी भाग को छोड़ के नहीं जाएं। अगर आपने एक भी पार्ट छोड़ दिया तो आप सिलेक्शन से बाहर होते हैं। हालांकि ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल बाहर हो जाएंगे, हो सकता है कईयों की तैयारी इतनी अच्छी हो आपकी कि आप 2-4 क्वेश्चन की भरपाई कर लें, लेकिन आप 10 क्वेश्चन अगर छोड़ के चले गए, उनकी भरपाई नहीं होगी कभी, क्योंकि अब नेक टू नेक कंपटीशन होगा। दूसरा आ गया पेपर सेकंड, उसमें भी आपको थ्योरी, थॉट, कंपैरेटिव, इंटरनेशनल, सबकी अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से देख के जाना होगा। किसी भी पेपर में एक टॉपिक में से कोई सा ही क्वेश्चन आ सकता है, और ये भी नहीं है कि मैं अगर 20 टॉपिक कर लूं 50 में से, तो उनमें से हर एक में 2-2 क्वेश्चन आते मेरा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हर एक टॉपिक गहराई से पढ़ के जाना होगा, तब आपको पूरी गंभीर तैयारी करनी होगी। तो एक तो रणनीति में आप दोनों पेपर को बना के रखें और दोनों की बराबर तैयारी करें। भले ही पेपर फर्स्ट में 75 क्वेश्चन हैं और पेपर सेकंड में 150 क्वेश्चन हैं, डबल हैं, लेकिन फिर भी दोनों की तैयारी रखें, तभी आपका सिलेक्शन है वो होगा। दूसरा, मैंने कहा कि दोनों को बराबर टाइम देते हुए तैयारी करें आप। और एक और चीज का आप ध्यान रखें, वो है कि टाइम कितना आपकी तैयारी के लिए सफिशिएंट होगा। टाइम की ओर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, टाइम में लगभग एक अच्छी तैयारी के लिए आपको 6 से लेके और 8 महीने चाहिए, बशर्ते कि आपने तैयारी नहीं कर रखी है। तो कर रखी है वो तो 3-4 महीने मैटर तैयार कर लेते हैं, अधिकांश ने तैयारी कर ही रखी है पहले। तो जो नए भी तैयारी कर रहे हैं उनको 6 महीने से 8 महीने तक लगेंगे दोनों पेपर को अच्छी तरह से करने में। फिर कितने घंटे पढ़े, नहीं, ये कुछ नहीं है, आपको 24 घंटे ही पढ़ना होता है। तो ये 24 घंटे वाला कंसेप्ट क्या है? देखिए, मैं कहता हूं भले आप 5-6 घंटे पढ़ें, लेकिन बाकी टाइम आपको मनन भी तो करना होता है। आप सोचें, खाएं, पिएं, जिएं राजनीति विज्ञान के साथ। आप सोएं तो राजनीति विज्ञान को साथ लेके सोएं। इसका मतलब आपके मस्तिष्क में सोते वक्त भी राजनीति विज्ञान या पेपर फर्स्ट का जो कुछ पढ़ा है वो चलता रहना चाहिए, तो आप अपने ध्येय से भटकेंगे नहीं। तो क्या आप सब कुछ त्याग बलिदान करके यहीं लग जाएंगे? नहीं, आपके पास एंजॉय का भी टाइम है। कभी कभी आपको जब मस्ती हो, मस्ती का मूड हो, आप मस्ती कर लें, लेकिन ये नहीं है कि पूर्णतः मस्ती में डूब जाए। जब आपकी मस्ती पूरी हो जाए तो फिर अपने सब्जेक्ट की ओर लौट आए, पेपर फर्स्ट की ओर लौट आए। तो पढ़ें 24 घंटे, अपने ध्येय को कभी आप विस्मृत नहीं करें, उसको भूले नहीं कभी भी आप। तो ये मैंने आपके तरीका। फिर पढ़ने का तरीका क्या है? देखिए, ये कोई तरीका नहीं है। कई कह रहे हैं कि हम शीर्षासन करके पढ़ें, क्या सर नीचा करके पढ़ें, टांगे ऊंची कर लें, या टांगे नीची रखें, सिर ऊपर रखें। ऐसे नहीं। इस लेवल तक आते आते आपको सबको पता है कैसे पढ़ना होता है। आपके पास जो टाइम शूट करता है वैसे पढ़े। आपको ये लग रहा है कि मैं रात लेट नाइट तक पढ़ सकूं, लेट नाइट तक पढ़ें। कईयों को सुबह जल्दी उठने की आदत है, वो जल्दी उठ जाते हैं। कई निशाचर होते हैं, वो पूरी रात पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं। ठीक है, और जैसे भी आप देखो, तैयारी जारी रखें, बस आप अपने ध्येय के ऊपर केंद्रित रहें। फिर तैयारी से क्या फर्क पड़ता है, आप रात को पढ़ते हैं, दिन को पढ़ते हैं, मुद्दा है कि आपको समझ में कब आता है, उसी टाइम पढ़ें आप। हाँ, एक चीज का आप ध्यान रखें, आप कोशिश करें कि नोट्स खुद के बनाएं, और चीजों को अंडरलाइन तो कर ही लें, उसके साथ साथ कभी कभी उनको ऐसे लिखचकोड़िया टाइप लिख के भी याद करें। यानी आप जितनी ज्ञानेंद्रियों का ज्यादा उपयोग करेंगे पढ़ते वक्त, उतना ही आपका ज्ञान स्थायी होगा और आपके एग्जाम में एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा आएगी। कई बार कहते हैं अंडरलाइन करके आप पढ़ तो लेते हैं, लेकिन वो याद नहीं होता। अगर आप लिखेंगे तो और अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो आप पढ़ें भी, अंडरलाइन भी करें, लिखें भी, और आंखें बंद करके आप मनन भी करें। सारी काम करें, मस्तिष्क का, सबका, हार्ट का, सबका यूज करें आप, आंखों का, हाथों का, कानों का, जितने भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये टाइम को लेके। अब मुद्दा ये है कि हम सेल्फ स्टडी करें या किसी भी संस्थान की सहायता लें तैयारी करने में। हाँ, ये इस मुद्दे पे चर्चा करते हैं कि हम स्वयं पाठी सेल्फ स्टडी करें, या कोई संस्थान, चलो कोचिंग का सहारा लें।
ऐसा ही कर देते, संस्थान को कोचिंग बोल देते। तो मेरी आपसे बड़े भाई की तरह हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि जिनको थोड़ी बहुत भी राजनीति विज्ञान की समझ है, जो जानते हैं अरस्तु कौन था, प्लेटो कौन था, उन्होंने मूल बातें क्या कही है, न्याय किसको कहते हैं, स्वतंत्रता किसको कहते हैं, और ये आपने पढ़ा भी है, 12th में आपने पढ़ा है उसको, फिर ग्रेजुएशन की तब आपने पढ़ा, आपने उसके बाद जब आपने पीजी किया तब भी आपने राजनीति विज्ञान पढ़ा है। तो अधिकांश के आपके समझ है वो है राजनीति विज्ञान की। तो राजनीति विज्ञान की समझ है तो उसके बाद फिर आप सेल्फ स्टडी करें। तो मेरी पहला तो ये है सेल्फ स्टडी को लेके कि आप खुद पढ़ें, और जितना आप खुद पढ़ेंगे आपकी समझ उतनी ज़्यादा विकसित होगी। अधिकांश सफल वही होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं। मैंने खुद ने सेल्फ स्टडी की है, अधिकांश ने की है। उसके बाद ये है, ये गौण है, द्वितीयक है, ये सेकेंडरी है कोचिंग। ये आप तब करें जब आपको समझ कम है, आप 1 डे वीक पढ़ के पास हुए हैं, विषय की तरफ आपने कभी ध्यान नहीं दिया है, तब तो मैं आपसे जरूर कहूंगा, या आपको बुक्स का नहीं पता है, या मटेरियल का नहीं पता है, क्वेश्चंस की नेचर का नहीं पता है, बदलते पैटर्न का नहीं पता है, खुद के ऊपर विश्वास पैदा नहीं कर पा रहे हैं, ये कॉम्पैक्ट आपको एक बोनाजा चाहिए, तब आप इसका भी सहारा ले सकते हैं, कोचिंग का भी। लेकिन ये प्राथमिक है, ये द्वितीयक है, ये पहले है, ये बाद में है। फिर कई दोस्तों का ये भी क्वेश्चन होता है कि जो कोचिंग करें कोई भी, वो ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। ये अपनी अपनी सहूलियत होती है दोस्तों। जो दृढ़ निश्चयी होते हैं, अनुशासित होते हैं, उनके लिए तो ऑनलाइन सही है। लेकिन अगर आपको ये चाहे कि आपको हाँका जाए, आपको जबरदस्ती पढ़ाया जाए, आपका ध्यान केंद्रित एक ही जगह रखा जाए, तब भी फिर ऑफलाइन बेटर होती है। रिजल्ट ऑफलाइन के थोड़े बेटर आते हैं ऑनलाइन की बजाय। भी मैं एक छोटा सा उदाहरण ये देता हूँ कि आपको एक रसगुल्ला दिया गया, वो 2 तरीके से दिया गया। एक तो आप सामने बैठे आपके मुंह में दे दिया गया, एक आपको थैली में रसगुल्ला लटका के और ऐसे ऑनलाइन दिखाया गया। अब आप देख लें कि ज्यादा आनंद कौन से रसगुल्ले में आ रहा है। तो बस वही ऑनलाइन और ऑफलाइन में फर्क है। लेकिन ये सारा निर्णय करने से पहले आप ये देख लें कि आपके पास संसाधन कितने हैं, आपके पास क्षमताएं कितनी हैं, परिवार का सपोर्ट कितना है, और आपके पास टाइम कितना है। ये सारी चीजें देखते हुए फिर ये निर्णय करें, क्योंकि आप बीएड है, आप एमए है, और 100 निर्णय कर रहे हैं आप। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। कोशिश करें कि लोकल में ही कोई अपने दोस्त हैं, हमें बहुत सारे पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ लें आप। बाहर जाने की तभी सोचें जब सारी चीज़ें आपकी फेवर में हो। ये नहीं हो कि आप कहीं आर्थिक रूप से इतने दबाव में आ जाएं कि पूरा ध्यान ही आपका आर्थिक मुद्दों की ओर रहे और आप तैयारी कर ही नहीं पाओ। इससे अच्छा है कि आप घर पे सेल्फ स्टडी करें आप। तो मैंने फिर कह रहा हूँ कि इसको प्राथमिकता दें आप, सेल्फ स्टडी को। तो दोस्तों, अब मैं लास्ट में यही जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, मैं सिलेबस की चर्चा कर चुका हूँ, बुक्स की चर्चा कर चुका हूँ, एग्जाम पैटर्न की चर्चा कर चुका हूँ, रणनीति स्ट्रेटजी की चर्चा कर चुका हूँ। अब आप मन बनाइए, सोचिए 2, 3, 4 दिन अकेले रहिए कि आपको तैयारी करनी है या नहीं करनी। क्या इतनी पोस्ट पे मेरा हो जाएगा क्या? कल को पोस्टें बढ़ गई और मैंने आज तैयारी शुरू नहीं की तो कल मुझे क्या नुकसान होगा? कितने लोग मुझसे आगे चले जाएंगे? अगर पोस्ट नहीं बढ़ी और मैंने तैयारी शुरू कर दी तो मेरा क्या होगा? मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, मेरे मस्तिष्क में कितना सारा फालतू ज्ञान घुस जाएगा, क्योंकि पोस्ट इतनी रह गई और मैंने तैयारी भी कर ली और कल को पोस्ट नहीं बढ़ी तो क्या होगा? उस ज्ञान का करूंगा क्या मैं? ये भी दिक्कत है, क्योंकि दिमाग में संभालना भी मुश्किल हो जाता है कई बार। इतने ज्यादा ज्ञान को रखेंगे कहाँ पर? देखो दोस्तों, वो काम आ जाएगा, वो नेट में काम आ जाएगा, जेआरएफ में काम आ जाएगा, पीएचडी एंट्रेंस में काम आ जाएगा, आपके ग्रेड 2 में काम आ जाएगा। आप पढ़ना जारी रखिए, जो भी तैयारी है वो करते रहिए आप। बस मन बना लीजिए, दर्दिशी हो जाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए। ये दीपावली आपके लिए बहुत ही अच्छी है, आगे वाली दीपावली भी और ही अच्छी होगी, लेकिन ये दीपावली ज़्यादा अच्छी है क्योंकि अभी आपकी पोस्ट आई है। आपको एक आशा की किरण, आपको एक
आशा का दीपक दिखाया इसने, और आप इस दीपक की लो है उसको जलाए रखें, बुझने नहीं दें। बस इन्हीं बातों के साथ आप सबको इस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और अगले दिन के लिए आप सबको दीपावली की राम राम। तो राम रमिया भी मानता रहियो, और दीपावली वाले दिन घड़े टेंशन ना लियो, पटाखा बजाओ, शीरो खाओ, खीर खाओ, मजा करो। 2 दिन तो मजा करो, फिर टेंशन ले लियो। चलो राम राम सा।